नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाय स्कोप न्यूज रूम लाइव में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीन खास खबरों की। सबसे पहली खबर यह है, कांके डैम और हटिया डैम में पानी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया है कि वहां आसपास रहने वाले लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं पानी उनके इलाकों में ना आ जाए और कहीं बाढ़ की स्थिति ना आ जाए। इस बात को लेकर खतरा मंडराने लगा है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आज ये रही कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और विधायक बंधु तिर्की और लातेहार डीसी अबू इमरान के वायरल ऑडियो पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल से चिट्ठी लिखकर यह मांग की है। और तीसरी अहम खबर यह है कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा में जो प्रश्न रखे गए थे उन्हें लेकर छात्रों का गुस्सा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों का कहना है कि लगभग ये 2 साल पुराने सवाल थे और जेपीएससी ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि 6 माह पहले ये सवाल तैयार किए गए थे, इस वजह से ऐसी हालत हुई है और इसे लेकर भी एक विवाद खड़ा हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस तरह से डैम में जलस्तर बढ़ा है। बात करेंगे पहले हटिया डैम की। हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मदन, आप ये बताइए कि जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, आसपास के लोग तो काफी घबराने लगे होंगे। बिल्कुल, देखिए 2 डैम जो रांची के शहर के पास है, बीच में है, कांके डैम और हटिया डैम। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हटिया डैम से है कि पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड अगर देखें तो जलस्तर इतना नहीं बढ़ा था। उसका वजह माना जा रहा था कि रिंग रोड का जो निर्माण हुआ तो हटिया डैम में जो जल स्रोत थे वो बंद हो चुके थे। इस वजह से पानी का जो स्तर था वो कम रहता था और गर्मी के दिनों में राशनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार जो दृश्य सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। 38 फीट मतलब उसका जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है और डैम का जो फाटक है वो पूरी तरह से जर्जर है। उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, खोलने का व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में डर ये सता रहा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो भयभीत जरूर हैं कि जिस तरह से जलस्तर में और बारिश लगातार जो हो रही है, इससे अगर जलस्तर बढ़ता है तो फाटक के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी ना बहने लगे और या ना तो फिर फाटक जो है वो टूट ना जाए। ऐसी संभावनाएं आसपास के लोग जता रहे हैं और डर इसी बात का है कि जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि लगातार हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, तो कहीं भय का माहौल ना हो और कोई अनहोनी ना हो जाए। इसको लेकर के जो पेयजल विभाग है उसको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमने जब जायजा लिया है जाकर के डैम का तो उसके जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। आप समझ सकते हैं जो हम लोग पहले जो घूमने जाते थे, जो पत्थल हुआ करता था, उससे करीब 30 फीट ऊपर तक पानी आ चुका है। जो बांध बना हुआ है वह लगभग अब पानी से फुल हो चुका है। मदन, एक अहम सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि आखिर डैम लगभग 50 साल पुराना है, डैम के फाटक पुराने हो चुके हैं, हालात इस कदर आज बुरे हो चुके हैं कि चिंता सता रही है कि फाटक टूट ना जाए, पानी कहीं बहकर सामने ना आ जाए। मदन, सवाल ये भी है कि आज इतनी बड़ी मुसीबत आई है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, तब लोगों का ध्यान इस बात पर जा रहा है कि फाटक खराब हालत में है। देखिए, यही आकलन में थोड़ी सी चूक हुई है। पेयजल विभाग जो है या फिर जो उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, ये समझ रहे थे लोग कि हटिया डैम की कैपेसिटी अब कम हो चुकी है। पानी का स्तर जो है एक लिमिट तक रहता है, उससे अधिक नहीं होता है। आप अगर कांके डैम की बात करें तो देखिए वहाँ पर सब कुछ अपग्रेड किया गया है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर देखेंगे तो वहाँ बैरिकेटिंग जाली लगाए गए हैं ताकि लोग उस पानी में न गिर पाए। अभी जो स्थिति है हटिया डैम की, लड़के जो हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए बारिश के बीच में पानी में उतर के जो है वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अगर कोई फिसल जाता है तो एक बड़ा हादसा होगा, फिर काफी परेशानी होगी उन्हें ढूंढने में। आम दिनों में भी अगर कोई हटिया डैम में अगर डूबते हैं तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ता है, काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ प्रशासन की व्यवस्था भी जरूरी है और जो फाटक है डैम के उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। चूक ये हुई है कि लोग समझ रहे थे कि हटिया डैम का स्तर जो है गाद से ऊपर बढ़ चुका है, वहाँ पर जल का स्रोत कम हो चुका है। रिंग रोड के निर्माण होने से वहाँ पानी इस तरह से नहीं आ पा रहा है। इतनी जल स्तर में बढ़ोतरी अचानक नहीं हो सकती है, बारिश इतना नहीं होगा तो तमाम जो आंकड़े हैं ना वो टूटते, उसके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बारिश की जो संभावना थी उससे कहीं ज़्यादा बारिश हुआ है। पानी जो वहाँ तक पहुँचने का स्रोत था उसमें किस तरह से वहाँ पहुँचा, ये सारे असेसमेंट पहले से जो थे वो फेल हो चुके हैं।
बिल्कुल, वाकई में कहा जा सकता है कि संकट ऐसी आन खड़ी हुई है कि लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं था। विभाग ने भी नहीं सोचा था कि हटिया डैम में इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं कि जलस्तर इस कदर बढ़ जाएगा कि फाटक टूटने का डर सताने लगेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज है, उन्होंने कांके डैम का जायजा लिया है। उनसे हम जानते हैं कि कांके डैम के हालात क्या हैं। शाहनवाज। बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी मदन ने बताया कि जो हटिया डैम की स्थिति है बहुत ही अच्छी नहीं है और कहीं न कहीं ये खतरे की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर वो फाटक टूट जाता है तो बहुत बड़ी आबादी उससे प्रभावित होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि कांके डैम की स्थिति अप टू मार्क है। वहाँ फाटक को अपग्रेड किया गया है और फाटक को खोलने से पहले सायरन बजाने की व्यवस्था है ताकि आसपास के जो लोग हैं, गाँव वाले हैं, ग्रामीण हैं, वो इस बात को समझ जाएं कि फाटक से पानी आएगा और वो कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर रहें। तो ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन में कांके डैम की स्थिति अच्छी है। जहाँ तक पानी के लेवल की बात करें, जलस्तर की बात करें, तो जो कांके डैम का जो कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो 28 फीट तक पानी बर्दाश्त कर सकती है। अभी वर्तमान में आज शाम तक जो पानी की कैपेसिटी है वो 27 फीट 3 इंच है। जानकारों ने बताया है कि अगर 2 से 3 इंच पानी और अगर वो बढ़ जाता है तो फाटक को खोलने की नौबत आएगी। खास बात यह है कि पिछले मानसून में 3 बार फाटक को खोलने की नौबत आई थी, लेकिन अभी मानसून अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हालांकि अब विंटर सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक 4 बार इस फाटक को खोला जा चुका है और इसी तरह बारिश रांची में अगर होती रही तो ये नौबत फिर आएगी कि 5वीं बार भी फाटक को खोलना पड़ सकता है। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार मानसून बहुत मेहरबान रही है और इससे कहीं ना कहीं राशनिंग की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है डैम के स्तर पर कि जो माना जाता था कि कांके डैम के जो पानी में ऑक्सीजन की कमी है और गाद की वजह से वो पानी बहुत अप टू मार्क नहीं है, पीने लायक नहीं है। तो जानकार ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा है और फाटक खोलने से जो गंदगी है वो भी बाहर हो गई है और मानसून का पानी उसमें ऐड हुआ है, लिहाजा अब पानी बहुत बेहतर हो गई है। ये क्वालिटी का पानी राजधानी रांची के लोगों को मिल सकती है। जी, यानी कहा जा सकता है कि वहां के हालात अभी नियंत्रण में है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और जो वहाँ के जो इंचार्ज है कौशल कुमार, उन्होंने ये बताया है कि वो लोग 24/7 इस बात पर नजर लगाए रहते हैं कि वो जलस्तर किस स्थिति में है। सबसे खास बात ये भी है कि अगर फाटक खोला जाता है कांके डैम का तो ये पानी जो है वो दूसरे डैम को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। गेतलसूट डैम तक ये पानी जाता है, लिहाजा इनको तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ता है गेतलसूट डैम के इंचार्ज को कि वो भी फाटक खोलने के लिए तैयार रहें। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को संप्रेषण की स्थिति रहती है और कम्युनिकेट करके ये फाटक को खोला जाता है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अगले गर्मी में राशनिंग की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी और राजधानी के रांची के लोगों को एक बेहतर पानी पीने को मिलेगा। चलिए, एक बेहतर संकेत भी कहा जा सकता है कि राशनिंग की स्थिति नहीं आएगी। अब हम बात करें झारखंड की सियासत की, तो झारखंड की सियासत इन दिनों मुद्दों की खान हो गई है। नए नए मुद्दे रोज सामने आ रहे हैं। एक दिन पहले जहां ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा था, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे थे, तो आज दूसरे ही दिन विधायक बंधु तिर्की और लातेहार डीसी अबू इमरान का वायरल ऑडियो और वीडियो सियासी मुद्दा बन चुका है और इस पर जमकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर मांग कर डाली है कि लातेहार डीसी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए, कल ही से ही ये वीडियो जो है वो वायरल हो चुका था और उसमें जो कर्मा डाली विसर्जन के दौरान लातेहार में जो 7 बच्चियां डूब कर जो जिनकी मौत हुई थी, उसी घटना को लेकर के बंधु तिर्की उधर जा रहे थे और वहीं रास्ते में ही बंधु तिर्की से डीसी की बातचीत हुई थी जो रांची के उपायुक्त थे। उसी दौरान जो ऑडियो वायरल हुआ, अब उस पर सियासत जमकर हो रही है। सत्ता पक्ष जहां डीसी के बचाव में भी सामने आ रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले को हाथों हाथ लेकर के सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से सरकार तुष्टीकरण को लेकर के अपना काम कर रही है और वो आगे आ रही है, अधिकारियों के अब हौसले और जो बोली है वो भी सरकार की राह पर आ चुका है। विरोध इस बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि डीसी एक आईएएस पदाधिकारी होते हैं और भारत सरकार के द्वारा जो एक कानून है या नियम है उसके तहत वो शपथ लेकर आते हैं कि वो जनता की सेवा करने के लिए सेवक हैं, ना कि वो किसी पार्टी या राजनीति करने के लिए वो यहाँ आते हैं। तो ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी आईएएस अधिकारी का इस तरह से किसी समुदाय विशेष को लेकर जो बयान दिया गया है। तो तमाम अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिस तरह से अब राज्यपाल से पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, तो जरूर ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ इस चीज़ को लेकर के चर्चाएं भी चल रही है कि जिस तरह से वीडियो सामने आया है, तो बंधु तिर्की हालांकि इस मामले को अब खत्म करने की बात जरूर कह रहे हैं। वो उन्होंने ये पुष्टि कर दिया है कि हाँ, ये वीडियो सही है, लेकिन इस मामले को तुल देना नहीं चाहते हैं।
लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लगातार तूल दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो राज्य सरकार को भी इस पर आगे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर इसलिए है कि सबसे पहले आप देखे होंगे कि विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जो कमरा अलॉट किया गया, फिर जो नियोजन नीति लाई गई सरकार के द्वारा उसमें उर्दू को शामिल कर और कई भाषाओं को दूर कर दिया जाना, फिर जो भोजपुरी मगही को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, तो ऐसे कई मुद्दे बीजेपी को हाल के दिनों में सरकार के द्वारा और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा मिला है, जो बीजेपी लगातार हमलावर है। और जिस तरह से अब लातेहार के उपायुक्त ने जो बयान दिया, यानी जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें अब विपक्ष को जरूर एक मौका मिला है सरकार को घेरने के लिए। और इसी के तहत अब जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, उन्होंने भी राज्यपाल से पत्र लिखकर मांग कर दिया है कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, और ताकि एक मैसेज जाए जो अधिकारी को अपना दायित्व क्या निर्वहन करना है, वो किस हद तक अपना बात किस तरह से रख सकते हैं। बिल्कुल, यानी फिलहाल कहा जा सकता है कि झारखंड में सत्ता पक्ष तोहफों की तरह विपक्ष को मुद्दे देने का काम कर रहा है और विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने में भी कारगर साबित हो रहा है। जेपीएससी को झारखंड लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, लेकिन छात्र उसे झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जेपीएससी की जब भी परीक्षाएं होती हैं एक नया विवाद सामने आता है। इस बार भी ऐसा हुआ है और इस बार सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतने पुराने सवाल जो 6 महीने पहले जेपीएससी खुद स्वीकार कर रहा है कि ये सवाल 6 महीने पहले बनाए गए थे, लेकिन छात्रों का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता शाहनवाज ने। शाहनवाज, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र? बिल्कुल, छात्रों का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि ये जो परीक्षा हुई है, भले ही सरकार ने तत्परता दिखाई, आयोग ने तत्परता दिखाई और छठी के बाद 7वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई, लेकिन ये विवाद रहित नहीं हो सकी है। आपको याद होगा छठी जेपीएससी परीक्षा किस तरह विवादों में रही, और जब उसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया तो छात्रों का एक गुट कोर्ट तक गया और वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लिहाजा इस परीक्षा से ये उम्मीद की जा रही थी कि इसमें विवाद नहीं होगा, लेकिन प्रश्नों के तैयार करने को, प्रक्रिया को लेकर, उसके प्रोसेस को लेकर छात्र नाराज हैं। छात्रों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये प्रश्न बहुत काफी पहले तैयार किए गए और पूर्ववर्ती सरकार के प्रभाव में तैयार किए गए। उन्हीं प्रश्नों को वर्तमान की सरकार ने अडॉप्ट कर लिया और उसे फिर लागू कर दिया और उसको फिर से छात्रों के बीच ले आए। यही वजह है कि एक ईसाई मिशनरियों से जुड़ा एक सवाल था, उसको लेकर ईसाई संगठनों में भी नाराजगी जताई है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस परीक्षा को भी कहीं ना कहीं विवादित करते हैं। लेकिन अहम बात यह भी हो जाती है उदय जी, ये छात्रों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार की मंशा छात्रों को रोजगार देने की है तो बिल्कुल अपनी नीयत और मंशा को साफ रखे। नहीं तो इतना तक छात्रों ने कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में छात्र कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर जनता के बीच जाएंगे। हमें याद रखने की जरूरत है कि जब दुमका उपचुनाव हो रहा था तो छात्रों का एक बड़ा वर्ग खुद दुमका में कायम कर रहा था और मुख्यमंत्री के भाई जो खुद कैंडिडेट थे दुमका से, बसंत सोरेन, उसके कैंडिडेचर को विरोध करने के लिए वो बड़ी संख्या वहां मौजूद थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार जब रोजगार के मुद्दे पर और नियोजन के मुद्दे पर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई है तो उस वादे को क्यों नहीं पूरा कर रही है। और छठी जेपीएससी परीक्षा को इतनी तत्परता के साथ जल्दबाजी में और इतने आनंद फानन में किस तरह से परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। वही छात्र एक बार फिर से एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं इस परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि इस हेमंत सोरेन की सरकार में ही जो आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बनाया गया है, नए सदस्य लाए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि जेपीएससी का विवादों से नाता नहीं टूट सकता है। लेकिन हमें बहुत आशावादी और ऑप्टिमिस्टिक होकर इस बात को सोचने की जरूरत है। ये एक बड़ा आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, लिहाजा कहीं ना कहीं इसे और बेहतर ढंग से छात्रों के हित में और यहाँ के जो मूलवासी लोग हैं उनके हित में सोचते हुए अब परीक्षा को बिल्कुल परिपूर्ण और क्रिस्टल क्लियर तरीके से आयोजित करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसे और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। झामुमो की तरफ से ये उसके केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यही वजह है कि छठी जेपीएससी के बाद तुरंत परीक्षा आयोजित की गई है। लेकिन ये परीक्षा विवाद रहित हो इसकी कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें कमी जरूर रह गई है। लिहाजा झामुमो की तरफ से जो छात्रों को यह आश्वासन दिया गया है कि परीक्षाएं अब नियमित तौर पर होंगी और उसमें कोई भी इंटरवल नहीं होगा, लेकिन विवादों से नाता खत्म हो, यह इंपॉर्टेंट है।
वाकई में जेपीएससी का विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा है। छठी जेपीएससी को लेकर विवाद चल रहा है। छात्र इस कदर नाराज हैं हेमंत सोरेन की सरकार से कि कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में छात्र तीसरा विकल्प देंगे। वाकई में गंभीर मसला है, सोचने वाली बात है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और मेरे तमाम सहयोगियों को भी धन्यवाद। नमस्कार।